प्लांट फिजियोलॉजी आज हम लोग रिविजिट कर रहे हैं। हमने प्लांट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ठीक ठाक से पढ़ लिया था हम लोगों ने। प्लांट फिजियोलॉजी में अगली बारी है आपकी। प्लांट फिजियोलॉजी में अगली बारी किस चीज़ की है, ये रहा फोटोसिंथेसिस। हमने ओके ओके पढ़ लिया है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, मेरे हिसाब से तो बेटर है। आज हम लोग रेस्पिरेशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली रेस्पिरेशन हमने इनकम्प्लीट करी थी, कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं वो जो पहले किए हुए क्वेश्चन उनको वापस रिपीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आ जाओ। तो बिकॉज वी डोंट हैव आर यूजुअल हेल्पर विद अस, आज हम लोग को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, बट कोई बात नहीं, विल गिव इट अ शॉट। लास्ट टाइम हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन कर लिए थे, और हमारी एक्यूरेसी है 73%, हेल्प के साथ है ये। तो आई होप इस बार हमारी 70% से नीचे एक्यूरेसी ना जाए। चलो ठीक है, री अटेम्प्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस, रीसेट एंड रीस्टार्ट। मैकेनिज्म जिसमें हम खाना पीना को तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी निकालते हैं और फिर उस एनर्जी को एटीपी में बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में। पक्का? आई थिंक सो, रेस्पिरेशन होती है वो। चैप्टर का भी नाम वही है। ठीक है, आओ, कहाँ गया? होल्ड अप, आओ इधर आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर, कौन से जिन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जाता है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। ये इनको ऑक्सीडाइज करके बाद में आगे बनाया जाता है, जो भी खाना पीना वगैरह, मतलब खाना पीना तो देखो बन गया। फोटोसिंथेसिस में हमने खाना बनाया था, पिछले वाले चैप्टर में हमने खाना बनाया था। फोटो सिंथेसिस में हमने खाना बनाया, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह यूज़ करी थी। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बाद हमने खाना बनाया। अब इस खाने को यूज़ करेंगे हम क्या बनाने के लिए? इस खाने को यूज़ करेंगे हम क्या बनाने के लिए? फूड। वी विल यूज़ दिस फूड टू मेक एनर्जी, एटीपी बनाएंगे। हमने पहले एटीपी यूज़ कर खाना बनाया था, अब एटीपी बनाएंगे इस एनर्जी से, कभी प्रोसेसेस वगैरह में यूज़ आएगी। ठीक है, खाना स्टोर किया था, क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एनर्जी आते चली जाए और आप उसको एटीपी में कन्वर्ट करते रहो। बाई चांस कभी सनलाइट नहीं है तब क्या करोगे? एटीपी। ठीक है, एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वाला पॉइंट? एक बार मैं दिखा दूँ। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज किए जाते हैं उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला जाता है। आगे बढ़िए। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में क्या काम होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेशन में क्या करती है? वो मेरे हिसाब से कार्बन, वो ग्लूकोज से मिलती है, पता है, ग्लूकोज से मिलती है, और मेरे हिसाब से ग्लूकोज से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ओ, हाइड्रोजन से मिलके पानी बनाता है वो एक्चुअली में। आओ देखते हैं कहाँ लिखा है ऐसा। ऑक्सीजन का क्या काम होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी वगैरह सब कुछ यूटिलाइज होती है। वो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कंबशन में काम आता है ये। ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए होता है आपको कंबशन करने के लिए। कंबशन क्या होता है? कंबशन होता है बर्निंग, मतलब आसान भाषा में, आम भाषा में हम बर्निंग बोलते हैं। ठीक है, हाँ, दैट लैक्ड ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन के बारे में कहाँ लिखा है? हाँ, ऑक्सीडेशन होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीजन नहीं लिखा है यार, कहाँ लिखा है? पानी वाली बात तो कहीं लिखी नहीं है। टू प्रोड्यूस वाटर, द रोल ऑफ टर्मिनल सेट इस, अच्छा देखो, ऑक्सीजन का काम होता है हाइड्रोजन हटाना। वो ईटीएस में पढ़ेंगे अब हम लोग, ईटीएस बहुत आगे आता है। तो ऑक्सीजन का काम होता है हाइड्रोजन हटाना। कैसे हटाएगा? उससे कंबाइन करेगा तो पानी बना देगा वो। चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो करना, गलतियाँ ऐड करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, रुक जाओ, गलतियाँ ऐड करने लगते हैं हम लोग, क्योंकि अब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कहाँ है? और हम लोग अभी तक नहीं कर रहे थे, बट अब मुझे लगता है हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी गलतियाँ निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। हो गया, 4th है, इसका आंसर 4th है और ये उसका रीज़न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी रेफरेंस दे देना चाहिए था इनफैक्ट। रेस्पिरेशन कंबशन से अलग क्या होता है? रेस्पिरेशन में शायद एकाएक एनर्जी निकल जाती है, और कंबशन में धीरे धीरे निकलती है शायद।
ओके, कंबशन में एक निकलती है और सॉरी कंबशन में तुरंत निकल जाती है, रेस्पिरेशन में एक निकलती है। ये भी शायद लास्ट टाइम मैंने गलत किया था, चलो कोई बात नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन का जनरल फार्मूला होता है ग्लूकोज लो, एक साइड तो ग्लूकोज ले लो, ठीक है, ग्लूकोज ले ले, ग्लूकोज को तोड़ो कि क्या यूज़ करें, ग्लूकोज को तोड़ो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और पानी तो निकलेगा, ये दोनों तो बाई प्रोडक्ट है, और एनर्जी, मेन चीज़ तो एनर्जी होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेकंड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन पे। सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन वगैरह डाल के हम लोग उसको ऑक्सीडाइज वगैरह करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, और सबसे पहला पाथवे कौन सा होता है? आई डोंट नो यार, पता नहीं मेरे को, मेरे हिसाब से इसमें इन्वॉल्व ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता शायद। ग्लाइकोलिसिस, आओ पहले देखते हैं ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, मुझे तो यही नहीं पता ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस, और इसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं होता, ठीक है। प्लांट ब्रीथ करते हैं कि नहीं करते, दूसरा टॉपिक ग्लाइकोलिसिस ही था, चलो देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोज और ग्लाइकोज यानी शुगर का टूटना, लिसिस होता है टूटना, जैसे साइटोलिसिस होता है आपका, पैरालिसिस होता है आपका, ठीक है। ये जो स्कीम दी थी ये गुस्ताव एम्बेडन मायरॉफ और पार्नास ने दी थी, और ईएमपी पाथवे बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिसिस को ही ईएमपी पाथवे देते हैं, बोलते हैं। लास्ट टाइम भी आया था ये, बट मैं भूल गया हूँ, ठीक है। ईएमपी पाथवे बोलते हैं इसको, ई एम पी पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ईएमपी होता है पाथवे, ग्लाइकोलिसिस होता है। और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये सिर्फ और सिर्फ एकलौती यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन में। अच्छा, एनारोबिक में ध्यान रखना, एनारोबिक में यानी कि ऑक्सीजन की कमी में, इसलिए ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन जाता है, ठीक है, और पायरुविक एसिड बना देता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे होता है ये ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज डिराइव होता है सुक्रोज से, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट सुक्रोज होता है, आपको पता ही है। और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स सुक्रोज। अच्छा, और रुको 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 रुको, आओ देखो, मेरे हिसाब से अगर मुझे याद, अगर मुझे ढंग से याद है, तो ईएमपी पाथवे में क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा एक गेस लूँगा। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पहले फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है, फ्रक्टोज में बदलता है, कुछ तो डालते हैं उसमें, ठीक है, और फिर वो फ्रक्टोज से शायद पीजीएल में बनता है, ठीक है, पीजीएल होता है, और पीजीएल भी होता है, और एक और यहाँ पे कोई चीज़ होती है, ये पीजीएल किसी और चीज़ में बदलता है, और लास्ट में वो चीज़ पायरुविक एसिड में बदलती है, कुछ तो ऐसा था। आई डो नॉट इवन रिमेंबर क्या था, बट कुछ तो ऐसा इसके आसपास ही था। पहले देख लेते हैं ना, ये तो सही है वैसे। ग्लूकोज फ्रक्टोज में बनता है, ग्लूकोज बनता है पहले, फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है उससे, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ करके। उसके बाद क्या होता है, रुक जाओ ना, रुक जाओ ज़रा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चीज़ मैं एक्चुअली मैं पहले कहीं कर चुका हूँ। ये रहा, ये रही वो चीज़, देखो, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। और थोड़े से साइड करते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज, फिर फ्रक्टोज 6, सॉरी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद एक और फॉस्फोरस डाल दिया, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। उसके बाद यहाँ पे पीजीएल बनाते हैं, और जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसके आइसोमराइज, मतलब ठीक है, ऐसा भी होता है, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है वो। फिर उसके बाद कुछ बनता है, उसके बाद कुछ बनता है, फिर लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है, घुमा फिरा के लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। ये डिटेल्स अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, करनी तो चाहिए वैसे, बात तो सही है, कायदे से बात तो सही है आपकी, करनी तो चाहिए, बट चलो अभी नहीं कर रहे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है जब कॉम्प्लेक्स था ऑक्सीडेशन के थ्रू, फिर काफ़ी सारी ना एनर्जी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको रेस्पिरेशन बोलते, यही होता है रेस्पिरेशन। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है ना ग्लूकोज के बीच में, ठीक है, और वही तो एनर्जी दे रहा है आपको, जो एनर्जी मिल रही है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने से ही मिल रही है। इन एनी केस, अच्छा एक बात बताओ मैं, तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो, देखो ये 6 कार्बन का है, ठीक है, ये 3 कार्बन का है, ठीक, ये 3 कार्बन का है। तो जब ये 3 कार्बन का है, अच्छा रुक जाओ, चलो ये बात अभी मैं
एरोबिक देखो किसी भी केस में एरोबिक या एनारोबिक में सारे के सारे ऑक्सीजन जो होता है वो पार्शली, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पार्शियल ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और पार्शियल ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये हर जगह प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप होता है, उसके बाद जाके आपका ये फर्मेंटेशन वगैरह होता है, लेकिन पहला स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होता है, ठीक है। हर जगह पाया जाएगा ये आपको। प्लांट में ग्लूकोज सुक्रोज से निकलता है, ठीक है, सही बात है। और सुक्रोज जो है वो फोटोसिंथेसिस का एंड वो है, एंड प्रोडक्ट है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? वो हेक्सोकाइनेस करता है। ऐसा कहाँ लिखा है? ओह वेट, इन्वर्टेस करता है क्या? देखो जरा। अच्छा, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेस के थ्रू। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये लिख लेते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है और ये गलत भी हुआ है तो लिख लेते हैं भाई। हम अपनी मिस्टेक्स पॉइंट करना स्टार्ट करने वाले हैं, और मिस्टेक्स को कवर करने के लिए जो वीडियोस बनती है वो भी स्टार्ट कर देंगे अभी कुछ दिनों में। फोर्थ है इसका आंसर, ऐड। चलिए आगे बढ़े। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th। पायरुविक एसिड का क्या होगा? पायरुविक एसिड का एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है। पायरुविक एसिड के साथ ना 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। क्या होती हैं वो 3-4 चीज़ें? अगर मुझे, हाँ देखो, ये आपको ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका पायरुविक एसिड बना, ठीक है, फॉस्फोफिनॉल पी पायरुविक एसिड, ये रहा पासवर्ड पायरुविक एसिड। इसके साथ आपके साथ फर्मेंटेशन हो सकता है, इसके साथ आप लैक्टेशन, मुझे नहीं, लैक्टेशन तो नहीं होता, कुछ तो बोलते हैं इसको, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। 2 चीज़ हो सकती हैं, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है ना किस चीज़ पे होगा कि भैया आपको ऑक्सीजन है या नहीं है आसपास इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसको नीड कितनी है, वो तीनों चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है ये कि उस पायरुविक एसिड के साथ क्या होने वाला है। फालतू एनर्जी दे के आप उसमें, मतलब फालतू एंजाइम वगैरह रख के बना के आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि मान लो किसी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो क्यों दिखाएगा एनारोबिक? मतलब मान लो आसपास ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्यों दिखाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन? समझ रहे हो ना? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चेंजेस इनटू बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पीजेएल होता है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आओ इधर आओ, एक बार फिर से ईएमपी पाथवे फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ईएमपी पाथवे स्टार्टिंग से लेके, कोई बात नहीं, धीरे 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 पूरा पाथवे। ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलाइसिस एक ही बात है, आपको पता होना चाहिए, द सेम थिंग एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़, ठीक है। क्या कहता है ये जी? तो ये क्या कहता है? पहली चीज़ जो है आपकी, पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फिर आप उसमें फॉस्फेट डालोगे तो वो G1 6 हो जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डालोगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट G1P हो जाएगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ऑब्वियसली, अभी मैं कब क्या एंजाइम यूज़ को हो रहा है ना, मैं वो नहीं देख रहा, मैं बस ये देख रहा हूँ बन क्या रहा है, ठीक है। अब कैसे बन रहा है वो नहीं देख रहा, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं याद होगी। फिर उसके बाद आप उसमें उसमें एक एंजाइम डालोगे, उसको फ्रक्टोज बना दोगे, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट हो जाएगा। फिर उसमें एक और फॉस्फेट डालो तो वो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट हो जाएगा, बायफॉस्फेट हो जाएगा। इसके बाद कुछ तो होता है कि वो पीजीएल बन जाता है, ये वाला स्टेप मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। और पीजीएल के साथ साथ वो दो में पीजीएल भी बनाता है और एक और कुछ बनाता है। और पीजीएल के साथ कुछ होता है कि आगे चल के वो, मतलब जो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, पीजीएल के साथ कुछ होता है कि वो बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। देखो, एल्डिहाइड से आप कीटोन कैसे बनाओगे, सॉरी एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनाओगे? आई डोंट नो, शायद कार्बोक्सिलेशन करके बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड करके, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। लेट मी चेक, लेट मी चेक। चलो हमने कहाँ तक पढ़ लिया जी? हमने पढ़ लिया कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, स्टेप ऑफ मेलिज्म, द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन ग्लाइकोलिसिस में चेन ऑफ 10 रिएक्शन होती हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। ये नहीं देखना, ये नहीं देखना। हाँ, हमने देख लिया कि पीजीएल बन रहा है, यहाँ तक हमें समझ में आया। अभी हम ये एटीपी वेटीपी की बात नहीं कर रहे ना, एनएडीएच की बात कर रहे हैं। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा हम बीट्स में नहीं जा रहे। इसके बाद क्या होता है, पीजीएल को 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है।
और पीजीएल से पहले तो ऑक्सीडाइज पीजीएल को ऑक्सीडाइज करते हैं बीपीजीए में, और बीपीजीए जो होता है वो बाय वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यही निकालना है ना, यही चीज़ बनानी है हमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से। तो उसमें क्या क्या हो रहा है अगर मैं देखूं ज़रा ध्यान से तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा है। मुझे ये पता है कि देखो इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है ना, देखो कैसे पता हमें हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तभी तो एन पॉजिटिव को दे पा रहे हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन तो यहीं पर है, एक ही जगह है ना, ऑक्सीडेशन तो यहीं पे है। और एक जगह उसका फॉस्फेट भी निकाल रहे हैं हम लोग, देखो तो उसमें डी फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है और डी हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी सही है और डी हाइड्रोजनेशन भी सही है, एक ही बात है, हाइड्रोजन ही तो निकाल रहे हो। तो आई थिंक इसका आंसर 4th होना चाहिए, फॉस्फोराइलेशन और डी हाइड्रोजनेशन हो रहा है। क्या करें भाई, अब क्या करें, क्या ही कर सकते हैं अब। डिस्कॉर्ड सर्वर एक्टिव हो गया गाइस, जाना पड़ेगा उधर। आओ इधर आओ, फिर वापस आओ, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पीजे देखो, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या है पहले तो ये देखो, ये जो इसको ही फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन तो हो रहा है कि हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन इसमें अच्छा हाँ, अरे सॉरी, इसमें तो हम ऐड कर रहे हैं ना एनर्जी, फॉस्फेट तो ऐड कर रहे हैं। देखो एडीपी है, नहीं फॉस्फेट ऐड कहाँ कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन होता क्या है पहले तो ये देखो। तो कन्वर्ट इनटू द कन्वर्जन ऑफ इज आल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। फॉस्फोराइलेशन होता क्या है पहले तो ये देखें अगर हम, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ टू अ मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिल ग्रुप। यार लेकिन इसमें एडिशन कहाँ हो रहा है, थोड़ा डाउटफुल है, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन इन इजी टर्म्स। भैया डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं, सही बता रहा हूँ, बाद में देखेंगे डिस्कॉर्ड सर्वर पे क्या हो रहा है। गाली गलोच ना हो रही हो, बाकी सब ठीक है। ओके आई डोंट नो यहाँ फॉस्फोराइलेशन कैसे हो गया, बट ठीक है चलो, डाउट रखते हैं इसको, आगे चल के देख लेंगे। ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कितने एटीपी निकलेंगे। देखो ग्लाइकोलिसिस का काम क्या है, ग्लाइकोलिसिस में ना एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी बनाते हैं। क्यों भाई, कैसे बनाते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन में आप सांस लेते हो, आप अपने अंदर का खाना तोड़ते हो, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हो। तो ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज लो तो उसमें से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, कितने सारे अभी उससे मतलब नहीं है, बस टूटेंगे, ठीक है। जब वो टूटते हैं तो टूटने के बाद क्या होता है, दो टूटने के बाद ऐसा है कि एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी वो यूज़ करेंगे और कितनी एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरे को, कहाँ अब देखते हैं एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। पहले देखते हैं कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, है ये ध्यान रखना। तो एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक तो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ठीक है। एक एटीपी तो यहाँ लग रहा है, ठीक है, एटीपी एक यहाँ लग रहा है यूज़ हो रहा है, एक गिनो, एक एटीपी यहाँ लग रहा है 2, ठीक है, अभी लग रहा है वो देखना बस। यहाँ तो एटीपी बन रहा है तो छोड़ो उसे, यहाँ भी एटीपी बन रहा है, ठीक है। तो 2 एटीपी लग गए आपको एक ग्लूकोज के लिए, 2 एटीपी लगता है आपको एक ग्लूकोज के लिए, ठीक। 2 ग्लूकोज के लिए 4 एटीपी लगेंगे। तो यूजेस में तो 4 आना जाना चाहिए, 4 एक ही जगह है तो ये कर देता हूँ मैं, ठीक। अब आप एक और जगह जाओ, इधर आओ, अब देखते हैं बन कितने रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 2 इंटू ट्रायोज बाईफॉस्फेट है, 2 इंटू जो भी चीज़ है ये, तो ऐसी 2 यूज़ कर रहे हैं। एक ट्रायोज बाईफॉस्फेट के लिए एक एटीपी, एक ट्रायोज बाईफॉस्फेट से एक एटीपी निकल रहा है, और ऐसे 2 हैं, तो यहाँ पे आपके 2 एटीपी निकल रहे होंगे और यहाँ भी आपके 2 एटीपी निकल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पीपी है, फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट है। जो भी ये चीज़ें, मुझे उससे मतलब ही नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए मैं बस ये देख रहा हूँ कि कब क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो टोटल होगा 4 एटीपी एक ग्लूकोज में, एक ये जो ग्लूकोज के जो भी चीज़ें हैं ये भाई बंधु, उससे 4 एटीपी बन रहे हैं, 2 से 8 बनेंगे, तो 4 यूज़ हो रहे हैं और 8 निकल रहे हैं,
तो यानी कि ओवरऑल आपके 4 एटीपी का फ़ायदा है, यानी कि आपकी एनर्जी बन रही है। आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जो होगा वो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडाइज होता है, PgAl, ठीक है। उस हाइड्रोजन एटम का क्या होता है और इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, उस हाइड्रोजन एटम का क्या होता है और इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं कैसे, वो हाइड्रोजन क्या होता है। अच्छा, दे कॉज, अच्छा ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन एटम निकल रहा है वो क्या कर रहा है। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये थोड़ा, इसको थोड़ा नीचे करूँ मैं, ये मैंने पूरा अच्छे से लिया नहीं है सही बताऊँ तो। एक्चुअली यहाँ पे ये एरो मेरे को पूरा दिखाना चाहिए था, मैं दिखाई देता हूँ, रुक जाओ, लेट मी चूज़। ये जो NAD है ना, ये NADH+ बन जाता है, NADH+H+ बन जाता है। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन जाके ना इससे लग जाता है, और जब हाइड्रोजन का गेन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजनेशन, है ना, या रिडक्शन बोल लो, तो रिडक्शन हो जाता है इसका, NAD पॉजिटिव का रिडक्शन हो जाता है, उससे H+ जाके चिपक जाता है, रिडक्शन इज गेन, ये अगर याद हो तो। ग्लाइकोलिसिस हर सेल में होता है, कोई ऐसी सेल नहीं है जहाँ ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा अपेरेंटली। पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर एंड में जाओ तो 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, ठीक है, तो 2 इज द आंसर। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन कन्वर्ट करता है, हेक्सोकाइनेज, लिखा है एनसीईआरटी में, की कॉन्सेप्ट है। अदर नेम ऑफ EMP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का अदर नाम। NAD पॉजिटिव कब रिड्यूस होता है, NAD पॉजिटिव जैसा कि अभी मैंने देखा, जब आपका PGAL से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जो चीज़ नहीं थी, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, वो बनता है, तो NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होता है। देखो ये एसिड बन रहा है PGAL से, इसे PGAL बोलते हैं, ठीक है। PGAL से जब आपका BPGA बनेगा, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 होता है, वो पोजीशन बता रहा है, और यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो हाँ यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है NAD पॉजिटिव का। ऑक्सीडेशन में, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स कौन रिमूव कर रहा है, तो NAD पॉजिटिव का ना पूरा काम ही यही होता है, इलेक्ट्रॉन खींचते लेता है, वो हाइड्रोजन खींच के ले जाता है अपने साइड। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को ये कौन कैटलाइज करता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट इसका आंसर शायद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एम्बेडेन और मायरहॉफ और पारनास ने, जे पारनास ने, ऑटो मायरहॉफ ने, और गुस्ताव एम्बेडेन, ऐसा कुछ था, तीनों ने मिल के किया होगा। अल्कोहलिक या अलग अलग किया होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यीस्ट पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू इथाइल। अब बताओ, देखो ये भी एनसीईआरटी का है कि मेरे हिसाब से दोनों पायरुविक एसिड, डी कार्बोलॉक्सी, ये दोनों एंजाइम होते हैं। देखो ऐसा है कि देखो अब आपके पास पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड के साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसको एक प्रोसेस ये है कि बिना ऑक्सीजन के, उसको बिना ऑक्सीजन की हेल्प के लिए उसे तोड़ो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन उसके लिए एंजाइम चाहिए, कौन कौन से देख लेते हैं एक बारी। फर्मेंटेशन में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, फर्मेंटेशन में अगर मैं जाऊँ, द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट ब्ला। फर्मेंटेशन ओके, आई एम नॉट एबल टू फाइंड कि एंजाइम के नाम तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को, बट चलो देखते हैं। चलो अभी नाम तो नहीं पता चल रहा मेरे को, बट ठीक है, आओ ये देखो। देखो नाम नहीं भी पता ना, तब भी लॉजिक लगाओ। पायरुविक एसिड से आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो उससे, तो डी कार्बोक्सिलेज तो पक्का यूज़ करोगे ही। डी कार्बोक्सिलेज तो एक ऑप्शन ये होगा, और उसमें से हाइड्रोजन भी निकाल रहे हो तो डी हाइड्रोजनेज भी होगा, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना इसमें, तो हाँ सही बात है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, मुझे नहीं पता है, बट डी कार्बोक्सिलेज वाला पॉइंट तो मैं बता दूंगा। चलो चलो आज का दूसरा क्वेश्चन ये होगा। क्या हो रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, मुझे बता दो इसका पॉइंट क्या है भाई। आगे बढ़ते हैं जी। 24, इथेनॉल फॉर्म होता है एसिटाल्डिहाइड से बाय एन एंजाइम कॉल्ड,
अभी पढ़ा हमने पायरोवेट डी कार्ब एसिटाल्डिहाइड तो था ही नहीं। अरे देखो भाई, ये है ना PGL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड का ही एक शायद वो होता है काइंड ऑफ। नहीं नहीं रुक जाओ, पायरोविक मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एसिटाल्डिहाइड कहाँ से आ गया, बट लेट्स गो विद दिस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अच्छा, शायद यही काम है, शायद यही काम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। बताना मेरे को, बता दो। एरोबिक और एनारोबिक मोड के बीच में कॉमन क्या होता है? EMP ग्लाइकोलिसिस, यही होता है कॉमन आप दोनों के बीच में। रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होता है भाई आपको। प्लांट एक्चुअली में ब्रीथ करते हैं, सही में ब्रीथ करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसको उसको यूज़ करके तोड़ते हैं। फर्मेंटेशन के बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? फर्मेंटेशन के बाद आपका जैसे अभी देखा आपने, आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी। तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही आंसर, ठीक है। 28। ये बताओ इनमें से कौन सी चीज़ फर्मेंटेशन से रिलेटेड नहीं है? पार्शियल ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज का? हाँ करता है। सिर्फ और सिर्फ 2 ATP निकलते हैं? मुझे नहीं पता। NADH ऑक्सीडाइज होता है स्लोली? पता नहीं मेरे को। 11 ATP निकलते हैं? ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। 11 ATP तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, शायद एरोबिक में नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं पता कितने ATP निकलते हैं, अभी बाद में डिस्कस होगा वो। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है, उसमें कितने ATP निकलते हैं, ठीक है, फैक्ट। एनिमल सेल में मसल्स जो होती हैं एक्सरसाइज के दौरान, उनके पास ज़्यादा वो नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो क्या क्या यूज़ करती हैं? पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कैसे रिड्यूस होता है? इधर आओ, ये देखो। एक तो ये तो फर्मेंटेशन देख लिया आपने, ठीक है, फर्मेंटेशन हो गया। और ये एरोबिक, ये हो गया एरोबिक एनारोबिक ऑक्सीडेशन हमारे सेल में, ह्यूमंस वगैरह के सेल में, ठीक है। उसमें क्या होगा, यहाँ तो देखो अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे हम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शायद 4th ही आंसर, हाँ 30। देखो TCA साइकिल, अब देखो अब ये नई चीज़ आ गई है, ग्लाइकोलिसिस। आपने बेसिक आइडिया पता है आपको ग्लाइकोलिसिस का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इन डेप्थ नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग बस स्किल स्पेसिफिक वो कर रहे हैं। इन डेप्थ भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो अलग टाइप की वीडियो में होता है। TCA साइकिल देख लेते हैं। अब आपके पास एसिटिल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आया? ये करने के लिए अभी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेनी चाहिए कायदे से। अच्छा चलो देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी देख लेते हैं, ये भी मान ली मैंने आपकी बात। ये सब आपका कहाँ हो रहा था बाय द वे? ये सब आपका टेक प्लेस कहाँ कर रहा था? ये जो आपका टेक प्लेस करता है ना, ये साइटोप्लाज्म में करता है। पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में के आसपास था ये आंसर। टू प्रोड्यूस वाटर, ये नहीं था, ये भी नहीं था, स्टार्टिंग में था, मुझे इतना अच्छे से याद है। लोकेटेड इन द साइटोजोल, साइटोजोल शायद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा पूरा का पूरा सेल शायद साइटोजोल होता है। पता नहीं साइटोजोल क्या होता है, देखो ज़रा साइटोजोल क्या होता है। साइटोजोल सारे ऑर्गेनिल और साइटोप्लाज्म, साइटोजोल में ऑर्गेनिल भी आ जाते हैं। चलो छोड़ो ये सब, छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये सब, और अब आप आओगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ एक्चुअली, मुझे ये वाली चीज़, ये वाला टॉपिक इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के भी में ना एक चीज़ आती है, जो स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन है ना, देखो पिछली साइकिल जो थी ग्लाइकोलिसिस वाली, पहला चीज़ क्या आती है उसमें? स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज पता है आपको फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है? मैं कहने की बात है, मैं खुद भूल गया हूँ, एक बार मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, बट ठीक है हमने पढ़ रखा है, या तो हमें आइडिया तो है ना कम से कम कि फोटोसिंथेसिस से बनता है। मुझे नहीं पता कि एसिटिल ग्रुप कैसे बनता है, यही चीज़ जानने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। Pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria, crucial event in aerobic respiration R, ठीक है। ओके अब देखते हैं पायरुविक एसिड का आपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया और सारे के सारे हाइड्रोजन एटम निकाल दिए उसमें से, सिर्फ और सिर्फ 3 मॉलिक्यूल छोड़े CO2 के। अच्छा ऐसा है क्या? ओके सही बात है, 3 मॉलिक्यूल छोड़े यहाँ CO2 के, मान लो। आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला और 2 चीज़ें हुई यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में। यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं कि आपने सारे के सारे हाइड्रोजन हटा दिए ग्लूकोज से और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ग्लूकोज के जो कार्बन थे वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में रह गए, वो ठीक है। और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन निकाले थे आपने हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में, हाइड्रोजन निकाला तो H+ निकल रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, वो मॉलिक्यूलर के साथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, ATP बनाते हैं और पानी भी बनाएंगे, फिर तो शायद पानी भी बनाते होंगे।
देखो ये है कि भैया पहली प्रोसेस ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका बन रहा है वो मैट्रिक्स में बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के, और जो दूसरा है वो आपके मेम्ब्रेन में बन रहा है, क्योंकि एंजाइम सारे के सारे इस प्रोसेस के जो नीचे वाली प्रोसेस है इसके सारे के सारे एंजाइम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। पायरुवेट जो आपका बनता है ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पायरुवेट यानी कि शायद पायरुविक एसिड, पायरुवेट और पायरुविक एसिड सेम है क्या? इज पायरुवेट, थोड़ा गैप छोड़ता, इज पायरुवेट द सेम एज पायरुविक एसिड? ना स्पेलिंग तो सही लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है। तो पायरुविक एसिड बना और फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो चलो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन हुआ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और उसको उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कैसे, कहाँ पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हुआ है? ये जो चीज़ें वो लिखी हुई ना वर्ड्स, इन पे ध्यान दो, पता इन पे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। क्यों बोल रहा हूँ मैं, आई डू नॉट नो, ध्यान दिया करो, बस सुनने में अच्छा लगता है ना, इट्स अ नाइस टर्म टू से, ध्यान दिया करो। अरे यार अब ये पेस्ट कैसे करूँगा मैं इसे? अच्छा रुको, होल्ड अप, ये मैंने लिया, ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, लेट मी रिड्यूस, ठीक है। देखो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना निकल रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या चीज़ दर्शाता है, ये आपको दिखाता है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन दिखाता है। और उसके बाद ये जो NAD पॉजिटिव है, इसको ना H कहीं से मिल रहा है, H कहीं से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा होगा, कौन H देने के लायक होगा? ये जो चीज़ है इसके अंदर ना एसिड है और कहीं ना कहीं COH होगा, तो मे बी यहाँ से जो भी है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, कहीं से तो इसके पास H निकल रहा है, तो कोई तो चीज़ रिड्यूस हो रही है, सॉरी कोई तो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, क्योंकि H निकल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जैसे कि लिखा है। डिहाइड्रोजनेज यूज़ किया है हमने, बहुत सारे कोएंजाइम लिए और कोएंजाइम A भी यूज़ किया है हमने, ठीक है, कोएंजाइम A यूज़ किया है। इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल NADH निकल जाते हैं, ठीक है, और एक पायरुविक एसिड से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बनता है, तो यहाँ पे 2 H+ निकलेंगे, तो यानी कि 2 H+ जो होंगे वो दोनों NAD पॉजिटिव पे जाके निकल जाएंगे, लग जाएंगे। एसिटिल कोएंजाइम A जो होता है, फिर उसके बाद अब आपका बन गया एसिटिल कोएंजाइम A, कोएंजाइम A और शायद यहाँ पे एसिटिल ग्रुप बनता होगा, दोनों मिलके कुछ ना कुछ बनाते होंगे। अब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्रेब्स और TCA एक ही चीज़ होती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में अब आपको पता चल गया पहला खिलाड़ी कौन है, आ जाओ। क्रेब्स साइकिल भी मैंने यहाँ बना रखी है, तो मैं उतनी दूर तो नहीं जाऊँगा, क्रेब्स साइकिल मेरी यहाँ बन रखी है। क्रेब्स साइकिल में आपका पहली चीज़ है, तो ये तो चलो, ये तो जस्ट अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देख लिया, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, पहली चीज़ देखी मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एसिटिल कोएंजाइम है तो है, नो डाउट। ओ हाँ, TCA साइकिल का पहला मेंबर कौन है? ओके ओके, पहला मेंबर अपेरेंटली OA है, ठीक है, हो गई गलती भाई, माफ़ कर दो, नहीं है TCA, पहला मेंबर OA क्यों है? Why is the first member of TCA साइकिल OAA, जबकि वो स्टार्ट एसिटिल कोएंजाइम A से रही है? मुझे बताओ। TCA साइकिल स्टार्ट करती है एसिटिल कोएंजाइम A के कंडेंसेशन से, ये सिट्रिक एसिड निकलता है। ये चीज़ करने के लिए क्या चाहिए होगी मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, शायद सिट्रेट सिंथेस रिक्वायर होता है शायद इस काम के लिए। हाँ ये देखो एसिटिल कोएंजाइम A बना आपका, ठीक है, साइकिल में गया, सिट्रिक एसिड बना किसके, उससे OAA के साथ कंबाइन करके, ये दोनों चीज़ें कंबाइन करते हैं और सिट्रेट सिंथेज लगता है। यहाँ पे कहाँ लिखा है वैसे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं ना कहीं तो ये रहा, सिट्रेट सिंथेज लिखता है, सिट्रिक एसिड बनाता है फिर उसका। चलिए क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड ही बनाता है ना, आई
थिंक सो। आगे देखते हैं भाई। बताओ एटीपी का वो प्रोसेस बताओ जो आपके इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। एटीपी इनर मेम्ब्रेन में याद करो क्या हो रहा था। दो चीज़ें बताई थी ना, एक इनर मेम्ब्रेन में हो रहा था और एक उधर हो रहा था। तो इनर मेम्ब्रेन में तो शायद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो हो रहा था और एटीपी बन रही थी, है ना। सही बात है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस जहाँ पे जो एटीपी इनर मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस हुआ। अभी चलो प्रोड्यूस हो गया एटीपी, आपने बना लिया। ईटीएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोटॉन था इनर कंपार्टमेंट से, देखो प्रोटॉन बहुत सारे इकट्ठा हुए, आपने बहुत सारे प्रोटॉन निकाले ना, तो वो जाके कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गए। तो उन प्रोटॉन को निकालने के लिए, मे बी यहाँ पे वो प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है, उन प्रोटॉन को निकालने के लिए इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से निकालने के लिए आप शायद ऑक्सीजन यूज़ करते हो, कुछ तो यूज़ करते हो, जो भी है। inner compartment to the outer as protons flow back in the electron transport system transfer proton from inner to outer। कहाँ लिखा है वैसे, क्या मतलब है उसका और ये कहाँ लिखा है। इलेक्ट्रॉन ईटीएस कहीं तो था, ये है क्या। मुझे पता नहीं चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जैक्टली कहाँ पर है। एक बार पता चल जाता तो मैं अच्छे से बता देता। यही तो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही है। एटीपी आपको इनर मेम्ब्रेन से बाहर भेज रहा है अपेरेंटली। हाँ ये रहा, ये इनर मेम्ब्रेन से आपको जितने भी, ये देखो ये जो है, ये देखो ये बाहर भेजे जा रहे हैं। सही बात है। और यहाँ पे एटीपी बनाई जा रही है। सही बात है। टू ऐड फॉस्फेट टू दी एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन है उनको बाहर निकाला जा रहा है जब एटीपी सिंथेज यूज़ करके एटीपी बनाया जा रहा है एडीपी में फॉस्फेट ऐड करके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है अंदर वाला, एटीपी बन रहा है, इसे शायद बोलते हैं कीमियोस्मोसिस बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो सही है। 33 पांचवा कॉम्प्लेक्स ईटीएस का क्या होता है। ईटीएस क्या है। ईटीएस ना एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर करते हैं जब, तो वो ईटीएस के थ्रू होता है, वो ये ईटीएस है। इसका पांचवा कॉम्प्लेक्स देखो, पहला कॉम्प्लेक्स ये, तीसरा दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, पांचवा ये होता है। पांचवा कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज होता है इसका नाम। यही एटीपी बनाने में मदद करता है। एटीपी सिंथेज का सिंपल काम यही है कि अंदर वाला हाइड्रोजन लो भैया, बाहर फेंक दो एडीपी से और फॉस्फेट को दोनों को मिला दो। यही काम है इसका, और कुछ नहीं है। साइटोक्रोम सीरीज जो होता है वो स्मॉल प्रोटीन है, कहाँ अटैच है वो। साइटोक्रोम सीरीज जो होता है वो मेरे हिसाब से क्या काम करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कोई तो दो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, कोई तो दो कॉम्प्लेक्स हैं जिनके बीच में ना वो इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। तो ये तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है और ये मैट्रिक्स है अंदर का, ठीक है। और ये भैया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, ये दूसरा वाला मेम्ब्रेन होगा फिर। तो आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, हाँ तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। ये इनर मेम्ब्रेन है। ये देखो ऐसा होता है, मैं बताऊँ तुम्हें, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ये इनर वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होता है और इसी स्पेस को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। मैं ज़रा बाकी की चीज़ें डिलीट कर दूँ। इसी स्पेस को हम लोग मैग्नीफाई करके बताते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। तो भैया यहीं से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे आता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो नहीं, सॉरी, वो जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स गाड़ी समझ लो है, मैं सी से कॉम्प्लेक्स, सी से कार समझता हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से यहाँ लाता है वो। तो ये ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन के बाहर साइड लगा होता है। आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन होना तो यही चाहिए, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, यही है, मुझे पता था। इनमें से कौन सी चीज़ थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में गाड़ी की तरह काम करती है। अभी जो मैंने बताया, जो मुझे नंबर याद नहीं आते, वो थर्ड और फोर्थ था एक्चुअली में। अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, ये कुछ नहीं है, ये जो इतनी गंदी सी चीज़ है ना, ये गोदाम है, गोदाम के बीच में गाड़ियाँ जा रही हैं, बस ऐसा इमेजिन कर लो। मैं तो ऐसे इमेजिन करता हूँ, सामान है इलेक्ट्रॉन, ये सब गोदाम है सारे। देखो ये साइटोक्रोम सी गोदाम नंबर 3 से ट्रांसफ़र कर रहा है आपको गोदाम नंबर 4 पे, ये गाड़ी जा रही है, ठीक है। वेट, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, ठीक है। ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यानी कि साइटोक्रोम सी आपका एग्जांपल है। नंबर 36 पे आता है, इलेक्ट्रॉन NADH से जो माइटोकॉन्ड्रियल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो अब आप एक ध्यान से बात देखो ना, मैं
देखो यहाँ पे ना बहुत सारे H प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये वाले H प्लस भी बाहर आ जा रहे हैं। सॉरी ये इलेक्ट्रॉन देखो घुमा फिरा के ना, सारे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी घूम के इधर ही आ रहा है और ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये भी घूम के इधर आ रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि घूम फिर के ETS के एंड में वो प्रोटॉन जो होता है ना, हाइड्रोजन एटम यानी कि प्रोटॉन फेंके जाते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब वो ये पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, ठीक है, TCA साइकिल में जो प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू वेयर। अच्छा रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द मैटर। अच्छा रुक जाओ, ऐसा नहीं, ये इस वाले हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कहीं। ये देखो NADH था, ठीक है, वो NAD पॉजिटिव में हो गया और ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये शायद पूछ रहे हैं बाय कॉम्प्लेक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, NAD में से इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ एक्चुअली H प्लस की बात ही नहीं करी जा रही है, मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हूँ, H प्लस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। वो बस ये पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से कहाँ जाएगा। तो इसको शायद यूबिक्विनोन एक गोदाम नंबर 3 पे ले जाएगा, यूबिक्विनोन। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू, ये पूछ रहा है ट्रांसफर टू। हाँ यूबिक्विनोन को तो दोगे, यूबिक्विनोन को दोगे और वो यूबिक्विनोन ले जाके आपको यहाँ पे 3rd में ले जाएगा, ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन। माइटोकॉन्ड्रिया में यूबिक्विनोन कहाँ होता है? देखो अभी इस डायग्राम को अगर मैं फिर से बताऊँ, तुमने ये देखा कि भैया ऐसा है कि, रुक जाओ, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। मान लो देखो ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये इंटरनल मेम्ब्रेनल स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है सॉरी, ये दोनों के बीच का स्पेस है, ठीक है। रुको इनफैक्ट रुक जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, रुको, ये कलर कौन सा है, मैं इसी कलर का बनाऊंगा, रुको कलर देखना तो मुझे, कलर कौन सा है ये कलर है ब्लू, तो मैं ब्लू कलर का बनाता हूँ, रुको सेम कलर लूँगा, अरे सेम ही कलर है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, याद रखना ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। इनफैक्ट रुक जाओ, छोटा सा बनाया तो बहुत, सॉरी बहुत मोटा बन गया है, इतना मोटा नहीं होना चाहिए, इतना ठीक है। नहीं ये तो बहुत पतला है, वेट, इतना ठीक है। इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सब जो तुम देख रहे हो ना ETS, ये एक्चुअली में हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है आपका इधर ETS यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसे अटैच है, ये कॉम्प्लेक्स जो ऐसे है। साइटोक्रोम C किधर है, पॉज करो और सोचो साइटोक्रोम C किधर मिल जाएगा। साइटोक्रोम C एक्चुअली यहाँ मिलता है, 3rd से 4th में ले जाता है वो, या 3rd से 5th में ले जाता है, कहीं तो ले जाता है, तो यहाँ कहीं मिलता है साइटोक्रोम C, वहाँ कहीं मिलता है कोने में। और ये जो यहाँ पे NADH जो है ना, ये वाले NADH की बात हो रही है इस डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे NADH है। अब अरे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखने दो मेरे को। यूबिक्विनोन किधर है, तो यूबिक्विनोन मैं देखूँ, यूबिक्विनोन यहीं पे बीच में ही है, तो यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं यूबिक्विनोन है। अभी यूबिक्विनोन की बात जब हुई थी तो यहीं कहीं तो पाया जाएगा वो यूबिक्विनोन, क्योंकि देखो इसके अंदर ही, ब्लू वाले के अंदर ही दिख रहा है, सही बात है। तो यूबिक्विनोन होगा विद इन इनर मेम्ब्रेन, मेरे हिसाब से तो सही आंसर है। 38 देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 जो है ETS का, वो रिस्पेक्टिवली क्या है, क्या नाम है उनका? कॉम्प्लेक्स 3 अगर मुझे पता चल जाए क्या करते हैं वो तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो करते क्या हैं। एक बार फंक्शन देख लूँ मैं, चलो अब मुझे मेमोरी से याद नहीं आ रहा तो थोड़ी हेल्प लेता हूँ मैं। लिखा हुआ था, मैंने इग्नोर करने की कोशिश की है। ये 3rd है, क्या कर रहा है ये आपको क्या तो कर रहा है ये, C1 है, इसमें मुझे C1 दिख रहा है। ये हो सकता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज हो शायद, क्योंकि C1 है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता क्या है ये, थोड़ा यहाँ पे रब करने दो ज़रा मुझे। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम हो सकता है, मुझे नहीं पता, सही बता रहा हूँ। और 4th देखना ज़रा, 4th क्या कर रहा है। 3rd हो गया, 3rd से 4th में ट्रांसफ़र होता है ना, ये भी पता नहीं क्या है, ये भी मुझे नहीं पता। आओ देखते हैं, इनके आंसर लिखे होंगे। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं इसको, ये किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मुझे नहीं पता किस चीज़ को ऑक्सीडाइज। अरे ये देखो ना, देखो ओ ओके, देखो ये पानी में से शायद हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज कर रहा होगा।
नहीं वेट, दैट डजंट मेक एनी सेंस, सॉरी। ये ऑक्सीडेज कैसे है देखो, इसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्यों बोल रहे हैं, वाई इज फोर्थ साइटोक्रोम कॉल्ड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर दे रहा है, ये हाइड्रोजन एटम में ऑक्सीजन मिला दे रहा है, मोलिकुलर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो शायद इसलिए ये बोल रहे हैं पानी बनाने के लिए, शायद, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और इसको थर्ड कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं साइटोक्रोम BC1, याद करने वाली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, F1 पार्टिकल ATP सिंथेज होता है, रिलीज प्रोटॉन नहीं, वो प्रोटॉन एनर्जी यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, और उससे ATP बनाता है, शायद मैं कभी बोलता नहीं हूँ जब तक मैं श्योर नहीं होता हूँ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है पता नहीं, फॉस्फोराइलेशन क्या होती है पता नहीं, कहाँ होती है। एक बात बताऊँ, मेरे हिसाब से ये होता है NADH बनता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर नहीं, ATP और पानी बनता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है, एक बार ये देख लेते हैं यार, NCERT में ही चेक करते हैं। फॉस्फोराइलेशन, स्पेलिंग गलत है, फॉस्फोराइलेशन, और देखते हैं ये कहाँ का पार्ट है बाय द वे, अच्छा नहीं ये यहाँ का पार्ट नहीं है। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रही है फॉस्फोराइलेशन, रुक जाओ ऑक्सीडेटिव सर्च करता हूँ, रुको, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, ETS होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, ज़रा मैं देखूँ, फॉस्फोराइलेशन ही कहाँ है, मुझे यही नहीं दिख रहा है, और देखते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, कौन सा रीज़न, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाइटल, अच्छा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन क्या करती है लास्ट में, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन शायद निकाल लेती है और उसका पानी बना देती है, अच्छा मतलब इस पूरे सिस्टम से हाइड्रोजन निकाल देती है, फाइनल एक्सेप्टर होता है। फोटो फॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी चाहिए होती है फोटोन प्रोटॉन ग्रेडियंट हटाने के लिए, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक मेरा सवाल ये है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव और फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस होता है बताओ, ठीक है। मुझे फॉस्फोराइलेशन ही याद नहीं आ रहा है, वो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, बट मुझे इतना आइडिया है कि उसमें ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन हटाने के लिए, फोटो फॉस्फोराइलेशन में सनलाइट यूज़ कर रहे थे समहाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट हटाने के लिए, ठीक है। बट मुझे ओके देखते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो पानी तो बन ही रहा है, और एक ही ऑप्शन है जहाँ पानी बन रहा है, हाँ पानी और ATP दोनों बनता है, कैसे मुझे अभी तक ये पता नहीं है, ध्यान रखना कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। मुझे इतना तो दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये आके H+ तो ले जा रहा है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है ना, पानी बना रहा है वो, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ATP कैसे बन रहा है और हाउ इज़ दिस रिलेटेड टू नीचे वाला पार्ट। क्रेब्स साइकिल में कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल होती है, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया निकाल लिया हमने। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हाँ 6 कार्बन कंपाउंड से शुरू होती है, नहीं एक्चुअली एसिटाइल कोएंजाइम A से होती है, और जहाँ तक मुझे याद है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। सिट्रिक एसिड होती है, सॉरी सिट्रिक एसिड कहते हैं इसे, हाँ सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं उसे, मैलिक एसिड के थ्रू लिंक्ड होती है, मैलिक एसिड के थ्रू लिंक नहीं होती है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कहाँ होता है, और सिट्रिक एसिड साइकिल यही तो होती है, क्रेब्स साइकिल। आओ देखते हैं यार, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल, ओके क्रेब साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड से यूज़ कर स्टार्ट कर रहा हूँ, पायरुविक एसिड तो 3 कार्बन का है ना यार, लेकिन
बताओ ये सही कैसे है, ये चीज़ सही कैसे है, मुझे एक बार ये बता देना, ठीक है। क्रैप साइकिल कैसे आपकी स्टार्ट हो रही है? यार मेरे हिसाब से क्रैप साइकिल होती है पूरी की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उस केस में एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टार्टिंग से एकदम देखा जाए, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें ग्लाइकोलिसिस भी इंक्लूडेड है, तो शायद हाँ तब 6 कार्बन में मान सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक सिंगल टर्न लो सिट्रिक एसिड का तो क्या क्या निकलता है उसमें से, ठीक है, आओ दिखाता हूँ। देखो क्या क्या निकल रहा है इसमें से, निकलते हुए देखो, एक NADPH बन रहा है, ठीक है, ठीक है, एक NADH बन रहा है, ठीक है। NADH2 देखते हैं, ये NADH प्लस H प्लस NADH2 होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ पे, चार चार जगह बन रहे हैं, ठीक है, 4 जगह बन रहा है, ठीक है। तो 4 तो NADH बन रहे हैं, 4 NADH का एक ही जगह ऑप्शन है। बाकी ये भी देख ले, एक जगह FADH2 बन रहा है और एक जगह GTP बन रहा है, देखो यहाँ GTP बन रहा है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो आंसर ये हो जाना चाहिए। यील्ड्स, अच्छा यील्ड्स मतलब ओवरऑल देखो 4 तो बन रहे हैं लेकिन एक यूज़ भी हो रहा है, शायद एक कहीं ना कहीं यूज़ भी हो रहा होगा, देखो कहीं ना कहीं एक यूज़ भी हो रहा होगा, अब कहाँ यूज़ हो रहा है वो देखना पड़ेगा। बन ही रहा है, यहाँ पर भी बन ही रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यार यूज़ कहाँ हो रहा है फिर? कहीं ना कहीं देखो यूज़ हो रहा होगा, NADH पॉजिटिव कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही रहा होगा। मुझे नहीं पता कहाँ बन रहा है, मतलब 4 NAD पॉजिटिव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर 3 क्यों है, ठीक है, कोई मुझे बताए ज़रा कि यील्ड 3 क्यों बन रहा है साइकिल में, सिर्फ क्या इसको इसको और इसको ही कंसिडर कर रहे हो क्या, बताओ ज़रा मुझे। क्वेश्चन नंबर 43, कीमियोस्मोटिक थ्योरी जो ATP सिंथेसिस की होती है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पे, किस चीज़ पे बेस्ड है? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पे बेस्ड है, ठीक है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि हाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट है। अभी कीमियोस्मोटिक थ्योरी होती क्या है वो भी देखनी है, आओ देखते हैं, थोड़ा एक जनरल आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। कीमियोस्मोटिक थ्योरी कहाँ है? कीमियोस्मोटिक थ्योरी, कीमियो क्या स्पेलिंग क्या है इसकी? कीमियोस्मोटिक थ्योरी सही तो लिख रहा था, ऑस्मोटिक नहीं लिखा, चलो दे नहीं रखा, कहीं ना कहीं दे रखा होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता हो। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है? फ्यूमेरिक से मैलिक बनता है, फॉस्फोराइलेशन होता क्या है यार, मुझे बताओ तो यार, लास्ट चैप्टर में पढ़ा तो था लेकिन अब भूल गया मैं। फॉस्फोराइलेशन मेरे हिसाब से ATP का, ATP वाले उसका ऐड होना फॉस्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे सक्सिनिक कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड जब बनाता है GTP, सॉरी सक्सिनिक एसिड जब मैलिक एसिड बना रहा है, नहीं सॉरी कहाँ लिखा है? ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम इनटू सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से अपेरेंटली जब ये बनता है, इस स्टेज से इस स्टेज में जाओगे ना तब बीच में GTP बाहर आता है, और शायद इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हे सीरी, हे सीरी, हे सीरी, इसकी सीरी की रुको, फॉस्फोराइलेशन फिर क्या डेफिनेशन देखते हैं, अरे 3-4 बारी करोगे आ ही जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ATP यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो एनर्जी बनाना, ATP बनाना फॉस्फोराइलेशन है, ATP बनाना, ओके ठीक है। ऑक्सीडेटिव यानी कि कभी ऑक्सीडेशन का यूज़ करके ATP बना रहे हो, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन तब फोटॉन्स का यूज़ करके बना रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे 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 चीज़ें लेते चलो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन ATP सिंथेसिस इज, पता नहीं मेरे को, याद नहीं मेरे को, दिक्कन पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले आपका ये कॉम्प्लेक्स 1 लेता है, साइटोक्रोम BC1 लेता है, सही है, साइटोक्रोम BC1 लेता है आपका सबसे पहले, साइटोक्रोम B1
या बी, चलो ठीक है, एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, ठीक है। साइटोक्रोम बी लेगा, फिर उसके बाद आपका साइटोक्रोम सी लेगा, साइटोक्रोम बी लेगा, साइटोक्रोम सी लेगा, फिर अरे रुको, ये रहा ना, अरे ये रहा ना एक्चुअली, ये रहा, देखो सबसे पहले साइटोक्रोम बी ले रहा है, ये वाला है, साइटोक्रोम बी ले रहा है सबसे पहले, ठीक है, तो ये होगा या ये होगा। उसके बाद साइटोक्रोम सी ले रहा, ठीक है, यहाँ पर भी सी है। उसके बाद साइटोक्रोम कौन सा है, सी, साइटोक्रोम सी से लेके साइटोक्रोम ए में है, उसके बाद ए3 है, बी सी ए3। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए रात में? क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में सांस नहीं ले पाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का साइट होती है, कैसे पता मुझे? फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली देखो, इतना आइडिया लग गया ना कि एटीपी बनता है, ठीक है, बनता है, फिर आगे क्या? अगर जब इतना आइडिया लग गया कि तुम्हें एटीपी बनता है, एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बात खत्म। क्रेब्स साइकिल में पहला प्रोडक्ट आपका सिट्रिक एसिड है, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। ये कब बनता है? ये बनता है जब आपका, यार एसिटिल कोएंजाइम में कितने का है भाई? एसिटिल कोएंजाइम में कहीं 6 कंपाउंड का तो नहीं है। और पहला स्टेप है आपका कंडेंसेशन ऑफ, रुकना जरा, पहला स्टेप आप एक्चुअली आपका होता है कंडेंसेशन ऑफ OAA और एसिटिल कोएंजाइम ए, इन दोनों की कंडेंसेशन कराई जाती है। TCA साइकिल में जितने भी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, बस एक होता है, ठीक है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, मैट्रिक्स में नहीं होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मतलब, अगर मैं डायग्राम के हिसाब से जाऊँ तो, रुक जाओ ज़रा, डायग्राम देखना तो मुझे, ये रहा, ये रहा, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ पे होता है। वैसे ये कह रहे हैं कि यूजुअली सारे एंजाइम यहाँ पे होता है, बस एक एंजाइम जो होता है यहाँ पे होता है, वो बताओ कौन सा एंजाइम है? मुझे नहीं पता, आओ देखते हैं, कहीं पढ़ते हैं भाई, TCA में ही देखो, TCA में जितने भी एग्जाम एंजाइम है देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन में होगा कहीं ना कहीं। शायद साइकिल में सिर्फ 3 काउंट करेंगे शायद, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। देखो, कंडेंसेशन होता है एसिटिल ग्रुप का, एसिटिल कोएंजाइम है, और OA का, जैसे जस्ट अभी पढ़ा हमने, सिट्रिक एसिड निकलता है उससे, ठीक है। फिर इस रिएक्शन को हम लोग कैटलाइज करते हैं एंजाइम सिट्रेट सिंथेस से, जिसके बाद एक कोएंजाइम ए एंजाइम निकलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सिट्रेट आइसोमराइज होता है, आइसोसिट्रेट बन जाता है वो, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद डीकार्बोलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दो बारी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, एक बारी कुछ बनता है, एक बारी कुछ और बनता है, ब्ला 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 ब्ला। कहीं लिखा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनर मेम्ब्रेन का बारे में कहीं लिखा नहीं है, इनर मेम्ब्रेन में कोई एंजाइम होता हो। और इस में TCA में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, ये सिट्रेट सिंथेस दिख रहा है मुझे, ये एक एंजाइम दिख रहा है, बट होगा ये नहीं होगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोकैरियोट, कोई एंजाइम जो यहाँ कहीं होगा, मे बी, आई डोंट नो, बाहर कहीं होना चाहिए, पायरुविक मतलब स्टार्टिंग में होना चाहिए। लेट्स गो विद आइसोसिट्रेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, हाउ एंड वाई? अगर इसका कुछ लॉजिक है तो बताओ, ठीक है, मुझे बता देना, ठीक है, कोई लॉजिक मिलेगा तो। पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू O2 ब्ला। देखो ये क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन को दे देते हो, ठीक है, और ATP बनाते हो, ठीक है, अगर आप मतलब डायग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये बात कर रहे हैं यहाँ की, इस वाले प्रोसेस की, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तो ETS का तो पार्ट है, ये ETS का लास्ट स्टेप है, ये पूरा का पूरा ETS है, तो ETS ऑफ फोटोसिंथेसिस कर दो इसे, नहीं सॉरी, रेस्पिरेशन कर दो, हाँ, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ATP थोड़ी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना, इसीलिए। आइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़ा और खींच लेते हैं, इतना कर ही लिया तो।
रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 एटीपी मॉलिक्यूल। अच्छा मुझे बताओ 36 एटीपी बनता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब बताओ कहाँ कितने कैसे बनता है। अच्छा देखो अब स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आओ, यहाँ से आओ, गिनेंगे, ठीक है, गिनेंगे कितने कहाँ बन रहे हैं। देखो एक तो यहाँ बना, सॉरी यहाँ तो यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, देखते हैं कितना बन रहा है। यहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ एक एक ग्लूकोज के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है, यहाँ 2 बन गए और यहाँ 2 बन गए, 4 बन गए, ठीक है। 4 बने आपके कहाँ पे, 4 बने मेरे, 4 बने मेरे कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस कितना होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, रुक जाओ थोड़ा सीधा लिखने का मुझे। 4 बने, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। गिन रहे हैं, कोई बात नहीं यार, हेल्प ले लो बुक की। ग्लाइकोलाइसिस मैं तो प्रेफर करता हूँ, सही बताऊँ तो ओपन बुक टेस्ट आर नाइस, आई लव देम, ठीक है। 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस, 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, आउट ड्यूरिंग 2 आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। नहीं, 2 तो नहीं होते ना, होते तो 4 हैं। हो सकता है नेट की बात कर रहे हो, नेट ग्लूकोलिसिस, नेट एटीपी, नेट एटीपी की बात करोगे तो देखो ऐसा है ना कि 2 तो यूज़ हुए थे स्टार्टिंग में, 2 यूज़ हुए थे और 4 निकले थे, तो नेट हुआ कि 2 एटीपी नेट यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ नेट एक्चुअली क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि नेट की बात हो रही है कि नहीं। चलो तो दो साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन होगा। आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन, ये हो सकता है आंसर और सी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब आओ, रेस्पिरेटरी चेन और क्रेब साइकिल में क्या फ़र्क है, आई डोंट नो। 36 मॉलिक्यूल है तो एरोबिक की ही बात हो रही होगी, तो मेरे हिसाब से क्रेब साइकिल में 34 हो रहे होंगे। कोई बात नहीं है, गिन लो, क्या दिक्कत है, गिन लो, ठीक है, सही बात है। पहला ये हो गया हमारा, उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी एटीपी बनता है, पता नहीं भाई मुझे, यहाँ कितने बनते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ कितने बनते हैं, यहाँ पर भी मुझे आइडिया नहीं है, गिनना पड़ेगा मेरे को। क्या क्वेश्चन है, हाँ सही बात है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं पता चल रहा। मेरे हिसाब से आंसर तो देखो सी होना चाहिए, बाकी बाकी आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। ओके 2 है, 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ भाई ग्लाइकोल, अच्छा हो, ओके। आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस तो कुछ होता ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 प्रोड्यूस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है, नॉट आउटसाइड। और 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 34 नंबर कहाँ से आया मुझे नहीं पता, एक बार वो देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, हाँ एटीपी बनाता है, यही रीज़न है। भागो 53, क्रेब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, पक्का, यस। क्रेब साइकिल एग्जैक्टली होती क्या है ये तो बताओ मुझे, इट्स अ गुड पॉइंट। देखो ग्लाइकोलिसिस के बाद वाली जो प्रोसेस है ना, ठीक है, ये क्रेब साइकिल होती है। पायरोविक से आप, अच्छा नहीं ये तो है ही नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की है तो एरोबिक, ये क्रेब साइकिल है आपकी बेसिकली, ठीक है, कायदे से। अरे इसी को क्रेब साइकिल बोलते हैं क्या, अच्छा इसी को बोलते हैं, भूल जाता हूँ यार, बार बार भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन होता है, ऑक्सीजन, यही इलेक्ट्रॉन लेता है और पानी बना देता है। आपको पता है ना रेस्पिरेशन में पानी बनता है ना, तो ऐसे ही बनता है। ईटीएस में, ईटीएस कहाँ होता है, ईटीएस एक्चुअली आपके इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, देखो अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, किधर है, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर
इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये यहीं पे ETS लगा रहता है, पूरा का पूरा जो डायग्राम देख रहे हो ना ये तुम, ये इस कलर का इसीलिए बनाया है क्योंकि यही बताना है कि ये ETS ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे लगा है ये, ठीक है। आगे बढ़ो 56 पे। ETS में आपका जो FADH है वो FAD बनाता है, नहीं FAD बन जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन आयन कहाँ रिलीज होते हैं? देखो हाइड्रोजन, देखो जो भी है ना, फलाना ठिकाना, लास्ट का पार्ट देखो, ये तो ऊपर का तो छोड़ ही दो, ऊपर का तो मुझे कुछ नहीं आएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। अभी मैं ऊपर का पार्ट इग्नोर कर सकता हूँ, हो सकता है ऊपर का पार्ट इंपॉर्टेंट हो, बट अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि हाइड्रोजन आयन ना सारे के सारे बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, फिर बाद में निकालना पड़ता है, लेकिन इकट्ठा हो जाते हैं इधर, तो मेरे हिसाब से मैट्रिक्स में होंगे। आओ देखते हैं भाई, FADH वाला पार्ट देखते हैं कहाँ है। FADH वाला पार्ट है कहीं पे? हाँ ये रहा ना। एज यू कैन क्लियरली सी, कहाँ लिखा है वैसे? लिखा ही तो नहीं है कहीं, वही तो समझ में नहीं आ रहा। FADH वाला पार्ट कहाँ है यार? आओ देखते हैं यार, आओ देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ठीक है। एक मॉलिक्यूल NADH का आपको देगा, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। वो 3 मॉलिक्यूल ATP देगा, एक मॉलिक्यूल जाएगा और 3 मॉलिक्यूल का ATP देगा, और एक FADH का ऑक्सीडेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल ATP बनेगा। बट कहाँ हो रहा है मुझे दिखाओ तो। ये है क्या? हाँ ये है तो बताओ मुझे, पता भी तो नहीं चल रहा मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, ठीक है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता क्या है बाय द वे? FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 किधर है? ये रहा, ठीक है ये। अच्छा ये FADH है, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इधर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन दिया किस मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ही होता कौन सा है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अच्छा मतलब यहाँ पे कहीं हो रहा है वो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे। प्लीज़ समवन एक्सप्लेन दिस टू मी, कैसे होगा ये? यहाँ पे जा रहा है ये, तो कैसे जा रहा है मुझे एक बारी बताओ, ठीक है। बता देना मुझे पक्का, पोमिश प्लीज़ बताओ। ग्लाइकोलिसिस के बाद, TCA साइकिल के बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद क्या बनता है? ATP बनता है। कुछ नहीं बनता, सारा का सारा काम है ATP बनाने का, पैसा छापने का। 36 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं रेस्पिरेशन में, एरोबिक में। देखो 2 माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनता है ग्लाइकोलिसिस के समय, और बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। अभी मुझे जानना है, ये चीज़ मिसिंग है मेरी, जाहिर सी बात है, थोड़ा वीक है मेरा, कि कैसे कोई अगर मुझे बता दे एग्जैक्टली कि कैसे होगा तो मज़ा आ जाएगा मेरे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 34 नंबर कहाँ से आया? 2 नंबर कहाँ से आया मुझे ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया है मुझे कि 2 नंबर आया कहाँ से, बट ये 34 नंबर कहाँ से आया उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में क्या नहीं है। इनर मेम्ब्रेन बहुत कॉन्वोल्यूटेड होता है जी, हाँ एक्चुअली में होता है, इसी की मेम्ब्रेन कॉन्वोल्यूशन को क्रिस्टे बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में सीव होता है, हाँ आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना आराम से आने देता है, ठीक है सर, चीज़ों को आराम से आने देता है। आउटर मेम्ब्रेन सारी की सारी चीज़ों को आने दे, हाँ मतलब मोर और लेस आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा खुला खुला सा, अंदर सिक्योरिटी बढ़ जाती है। यहाँ से आने ही देते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आने देते हैं। यहाँ से एंट्री अलाउड है, बट यहाँ से अलाउड नहीं है एंट्री। ETS जो है आउटर मेम्ब्रेन पे है, नहीं ETS जो है आपका इनर मेम्ब्रेन पे है। देखो यहाँ पे आपका ETS एम्बेडेड है, ठीक है। आपका ये जो ETS है यहाँ लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है आपका ETS, प्यारा सा छोटू सा प्यारा सा ETS कुट्टू सा। ओके, तो ये गलत है बिल्कुल सरासर। चौथा नंबर का पार्ट जो है, चौथा नंबर का आंसर जो गलत है, अब है तो है, सबमिट करिए इसे, आगे बढ़िए। बताओ क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक से ऑक्सैलो एसिड, नहीं ऑक्सैलो एसिडिक से सिट्रिक एसिड बनता है, फिर उससे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है। ये जो नाम धाम है ना, ये डिटेल में पढ़ लेंगे, चिंता मत करो, और नहीं भी पढ़ेंगे तो छोड़ो हटाओ, क्वेश्चन सही सॉल्व करो, और फिर एकदम मतलब मैं कोशिश करता हूँ ना कि हाँ एकदम चीज़ें डिटेल में पढ़ूंगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कद्दू कद्दू होता है मेरे से, कभी होता ही नहीं है वो, ठीक है।
दूध हाल ले वे चलो आओ थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं. यू गाइज आर डूइंग वेल. आई मस्ट से यू गाइज आर डूइंग वेल. कोई भी अभी तक देख रहा है तो अच्छी बात है. तो क्योंकि ये वीडियो अच्छी नहीं बनी है, इस वीडियो की स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी, तो कोई अगर अभी तक देख रहा है तो थैंक यू. नेट गेन एटीपी. ठीक है, नेट गेन एटीपी बताओ कितना होता है. नंबर ऑफ CO2 बताओ कितना होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में. पता नहीं, देखना पड़ेगा. एम्फीबोलिक पाथवे है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता है. एम्फीबोलिक पाथवे है क्या फॉर उसमें सिलेबस में. एम्फीबोलिक पाथवे है और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी है, ये भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को. ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही मेजर चीज़ है. जो ये 3 चीज़ें जो अभी तक मुझे आई नहीं है बाकी ये ऊपर थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ गया है. ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें दिक्कत दे रही हैं अभी मुझे, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा. एक बार ये देख लें, बैलेंस शीट देखें. चलो, आप नेट एटीपी का गेन निकाल सकते हो हर ग्लूकोज के लिए, बट ये थ्योरी में काम आता है, रियलिस्टिकली ऐसा नहीं हो जाता है. ठीक है, क्यों हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं. ठीक है, ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना, कि हमने जो नंबर आया 36 का, ये आया कैसे, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हमने करी हैं, कुछ एजम्पशन वगैरह किए, उसके बाद ही आया है नंबर. क्या एजम्पशन है कि सब कुछ सीक्वेंशियली हो रहा है. ठीक है, सब कुछ सीक्वेंशियली हो रहा है ये. और NADH पक्का जो है, NADH जो हम लोग सिंथेसाइज किया था ग्लाइकोलिसिस में, NADH बनाया था, याद हो तो दिखा दूँ. बनाया था, खुद भूल गया हूँ, बस बनाया तो था. ATP बनाया था, NADH भी बनाया था. कौन से प्रोसेस में, जहाँ ऑक्सीडेशन जब हम कह रहे थे, ये देखो यहाँ पे NADH बनाया हमने. ठीक है, ये है कि ये तुरंत चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक ये एजम्पशन है आपकी. ठीक है, और आगे, और इसका साथ जो होना था वो होना चाहिए. जो कि इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं साइकिल में, ऐसा नहीं कि कुछ और बन जा रहा है. एक ग्लूकोज, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज तोड़ रहे हैं, ना कि फ्रक्टोज वगैरह कुछ और नहीं तोड़ रहे. ठीक है, बहुत सारे अजम्पशन है ये. ठीक है, अजम्पशंस लिए हमने यहाँ, लेकिन ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारे पाथवे एक साथ काम करते हैं और एक के बाद एक नहीं होता है. जो साइकिल है तो हमने बना दी, बट ऐसा होता नहीं है. ठीक है, ATP जब बनना चाहे तब बने, और जब उसको यूज़ करना चाहे तब होती है. और रेट तो भैया बहुत ज़्यादा वैरी करता है अलग अलग चीज़ों पे, बट फिर भी यार फिर भी हमें 3-4 चीज़ पे ध्यान देना होता चाहिए. आपको ATP 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में. 38 बनते हैं, 36 क्यों लिखा हुआ था, बताओ भाई, सॉल्व करो. अब ये देखो फर्मेंटेशन में. ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में. फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ATP बन रहा है. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपका ATP बन रहा है. ठीक, तो नेट गेन ऑफ ATP हो गया 2. ठीक है, CO2 कितना बन रहा है जी, CO2 लिखा नहीं है, बट एक CO2 बन रहा होगा, क्योंकि सिर्फ एक बार हम लोग शायद कोई तो कार्बोक्सिलेज यूज़ करते हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज यूज़ करते हैं, तो एक CO2 बन रहा है. और मैं मान के चल रहा हूँ एक यूज़ हो रहा होगा नहीं वेट, ATP लगता कितना है इस पर, रुक जाओ. नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो 2:1. और ATP यूज़ कितना हो रहा है, पता नहीं मेरे को कितना यूज़ हो रहा है. ATP यूज़ 2 तो नहीं होना चाहिए, शायद 4th होगा आंसर. अच्छा 3rd है. एक ATP नेट गेन, अच्छा 2 ATP निकलता है. ठीक है, और 2 CO2 निकलता है, और 2 ATP यूज़ भी होता है. ये कुछ गलत सा साउंड कर रहा है मुझे, बट ठीक है, पता नहीं क्यों ये कुछ गलत सा साउंड कर रहा है मुझे फॉर सम रीज़न. लिखा नहीं है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट लिखा नहीं है. मुझे कोई बताओ ये. ठीक है, इन फर्मेंटेशन व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP. ठीक है, कॉमा CO2 कॉमा यूज्ड ATP, बता देना मेरे को. ठीक है, आई वुड हाईली अप्रिसिएट इट. आगे बढ़ते हैं. ATP एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होती है लिवर सेल में, मैं मान के चल रहा हूँ लिवर सेल में, तो
अरबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, 38 बन रही होंगी, ठीक है। एक NADH से कितना ATP बनेगा? एक NADH से देखो, एक NADH से आपको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, और वो हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हो आप ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में, शायद एक ATP बन जाए, शायद 3 ATP बनते हैं। हाउ? डाउट है भाई। नंबर ऑफ NADH, नंबर ऑफ ATP मेड फ्रॉम NADH GH, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा ये। NADH में क्या फ़र्क है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कभी कभी। बहुत सारे सवाल हैं भाई, बहुत सारे सवाल हैं मेरे, कोई सॉल्व करते तो मज़ा आ जाए। एक मोल ATP से कितने एनर्जी निकल जाएगा पता नहीं, मे बी इतना 7.3 किलो कैलोरी। सही बात है, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, ठीक है ओके, 7.3 किलो कैलोरी। 38 एक कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए? 38 मॉलिक्यूल, देखो ओके, आई थिंक आई कैन डू दैट। 38 ATP बनाना है, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में एक ग्लूकोज से आपके बनते हैं 2 ATP, ठीक है भाई, नो कैप नो कैप। 38 ATP बनाने के लिए आपको 19 ग्लूकोज चाहिए होंगे मेरे हिसाब से। 66 पे आओ। प्रोटीन डिग्रेडेशन कौन करता है? प्रोटीएजेस करता है। ये पता नहीं अब कहाँ के क्वेश्चन आने लगे, आई डोंट नो। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन करते हो तो क्या बोलते हैं उसको? कैटाबॉलिक, ठीक है। और सिंथेसाइज करते हो तो एनाबॉलिक, तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। क्रेब्स साइकिल को मेटाबॉलिक सिंक भी क्यों बोलते हैं? एज इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर, अब आ जाओ इस पे आ जाते हैं, एम्फाइबॉलिक पाथवे पे आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो ये कह रहा है कि देखो ग्लूकोज को ना, रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारी देखो इवन अगर मान लो चलो आपके पास ग्लूकोज नहीं है, शुगर पे लो, तो क्या करोगे? तो आप अपने ना बॉडी के कार्ब्स यूज़ करने लगोगे उस समय पे। मान लो अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं हुआ तो पहले कार्ब्स को लोगे और कार्ब्स को कन्वर्ट करोगे ग्लूकोज में। कार्ब्स होता भी वही, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके स्टार्च बनाते हैं, वही कार्ब बनाते हैं, एक ही बात है, खैर ठीक है। बट ऐसा है कि और भी चीज़ें होती हैं, हाँ सॉरी, और भी चीज़ें होते हैं सबस्ट्रेट, जैसे कि प्रोटीन वगैरह है, आपके मसल प्रोटीन वगैरह है, ये सब भी इनको भी यूज़ कर सकते हो एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन वो पहले स्टेप में रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं आते हैं, ठीक है। फैट अगर है, मान लो आपको फैट बर्न करना, फैट बर्न करने के लिए आपको पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, फैट को, ठीक है। और अगर फैटी एसिड को रिस्पायर करना है तो सबसे पहले वो एसिटिल कोएंजाइम ए में आते हैं, उसके बाद पाथवे में आते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो वो पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस स्किप करेंगे, पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस स्किप करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये वाला भी, क्रेब्स साइकिल वाला भी स्टेप करेंगे, वो सीधा सीधा यहाँ से एंट्री लेंगे। फैट को अगर आना होगा तो सीधा वहाँ से एंट्री लेगा, फैट्स को, ठीक है। फैट को अगर आना होगा तो यहाँ से एंट्री लेगा, एंट्री पॉइंट फॉर फैटी एसिड, ठीक है। एंट्री पॉइंट फॉर फैटी एसिड यही है। अरे हाँ सॉरी, मैं क्या पढ़ रहा था? एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ रहा था ना, ठीक है। ग्लिसरॉल, अगर देखो फैटी एसिड को बनना पड़ेगा कोएंजाइम है, और उसको बनना पड़ेगा PGL, चलो ये तो चलो ग्लाइकोलिसिस का वो है। प्रोटीन को करना है तो पहले प्रोटीन को अमीनो एसिड में टूटना पड़ेगा डीएमिनेशन के बाद। आई डोंट नो व्हाट इज़ डीएमिनेशन, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ डीएमिनेशन भाई, कोई मुझे बताया व्हाट इज़ डीएमिनेशन, व्हाट इज़ डीएमिनेशन, GHI, डीएमिनेशन क्या होता है बताओ, ठीक है। Depending on their structure would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate। देखो या तो फिर पायरुवेट आएगा या तो एसिटाइल कोएंजाइम में है, क्रेब्स साइकिल में आएगा, ये ग्लाइकोलिसिस में आया था ग्लिसरॉल, ठीक है। रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट टूटता है और रेस्पिरेटरी प्रोसेस यूजुअली कैटाबॉलिक होती है, बट क्या ये सही चीज़ है? पता नहीं, मुझे क्या पता। ऐसा जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि अगर रेस्पिरेटरी पाथवे अलग अलग होते हैं,
नहीं, हमने देख लिया कि अलग अलग रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं और कहीं ना कहीं सबको एंट्री लेनी पड़ती है, ठीक है, अगर उनको तोड़ना है तो। व्हाट इज देखो अब क्या इंपॉर्टेंट है ये बात ना, कि रेस्पिरेटरी pathway that could be, what is important to reckon that it is that these very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis. ओ ओके, अब मान लो, देखो देखो तुम्हें एनर्जी चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास फैट है बर्न करने के लिए, फैट है, तो तुम फैट से पहले फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बनाओगे, ठीक है, और फिर उसको रेस्पिरेटरी एंजाइम वाले रेस्पिरेटरी पाथवे में भर दोगे। लेकिन अगर तुम्हें फैटी एसिड चाहिए तो यहीं से उठाओ, यहीं से उठाया जाएगा। मान लो तुम्हें सिट्रिक एसिड चाहिए तो यहीं से उठा लोगे, सिट्रिक एसिड यहाँ से उठाएंगे फिर, ठीक है, बाहर से नहीं उठाएंगे, यहीं इसी पाथवे से उठा लेंगे, ठीक है। या फैटी एसिड चाहिए, मान लो फैटी एसिड चाहिए तो पहले एसिटिल कोएंजाइम ए उठाया जाएगा, ठीक है, फैटी एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए बना सकते हो, और फिर फैटी एसिड बनाना है तो एसिटिल कोएंजाइम ए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों में ही आपका रेस्पिरेटरी पाथवे आएगा। तो रेस्पिरेटरी पाथवे कायदे से ना एनाबॉलिक भी है कायदे से देखा जाए तो। ओ एम्फी का मतलब होता है क्या, एम्फी मतलब बोथ साइड, ठीक है, एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, एम्फी मतलब होता है कि बोथ साइड, यानी कि वो बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छा, जैसे एम्फोटेरिक था, है ना, वो बेस और एसिड दोनों था, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, अच्छा, मतलब इससे बनाते समय भी यूज़ कर सकते हैं ये पाथवे और बिगाड़ते समय भी कर सकते हैं। अच्छा ओके, ठीक 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 ठीक, समझ गया, मेक सेंस मेक सेंस। ओके ठीक है, जैसे फैटी एसिड से ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल को तो PJL बनना पड़ेगा, और फैटी एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए बनना पड़ेगा, अमीनो एसिड को पायरुविक एसिड बनना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को पहले ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा चार्ट है, तो दिस अ वेरी नाइस चार्ट। क्रेब्स साइकिल को मेटाबॉलिक सिंक क्यों बोलते हैं? देखो क्रेब्स साइकिल में क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, देखो कार्बोहाइड्रेट क्रेब्स साइकिल के थ्रू जा सकता है, फैट जा सकता है क्या? फैट तो नहीं जाएगा, वो तो अच्छा नहीं जा सकता है, हाँ वो भी जाएगा। क्योंकि फैट फैटी एसिड में जाएगा और फैटी एसिड आपका एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलेगा पहले। प्रोटीन का क्या सीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड बनाएगा और अमीनो एसिड से उसे पायरुविक एसिड बनाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तीनों ही सही है। लाइट चली गई है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे लाइट गई है। व्हाट ए टाइमिंग, डैम, जिम जाने का टाइम आ गया गाइस, जिम जाने का, प्लीज वेट। लाइट आ गई, 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 लाइट आ गई। पता नहीं कहीं अन्वेषा हो रहा है, मेरे से क्या लेना देना भाई, मेरे से क्या लेना देना अन्वेषा का। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा अगर मैं जनरल डिस्कशन कर लूँ तो आओ बताओ भाई, कोई बात नहीं, लेट इट गो, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मज़े आ रहे हैं, मज़े करो। एंड आई वुड encourage यू गाइस टू ऑल्सो मेक वीडियोज़, आई गिव यू शाउट आउट। एक कम्युनिटी मैं आपको बनी बनाई कम्युनिटी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडिविजुअल टेलर्ड अटेंशन दे सकता हूँ, ठीक है, थिंक अबाउट इट, समझे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, दे डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू, आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ, अभी मैं बात कर सकता हूँ तुमसे वन ऑन वन, थिंक अबाउट इट, टेक्स्ट मी, टेक्स्ट किया करो। Biogenes 221, BIOGENES 221 is my Discord name. टॉक टू मी, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, बायोजेनीज खोका। इट्स अच्छा है, छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत छोटी है, कुछ ज़्यादा ही छोटी है। कम हेयर, टॉक टू अस एंड व्हाट नॉट। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू यू हैव मी भाई,
You have me and Neat Queen Seema. Neat Queen Seema. Seema Neat Queen, sorry. We are here. तुमने बात करने के लिए, हमारे पास कुछ काम नहीं है हमारे पास, ठीक है? हम लोग खाली लोग हैं, ठीक है? बात करो भाई. इवन देखो ऐसा होता है ना कि दीवार भी होती है ना, दीवार से भी आप कैचिंग की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो. अगर आपके पास सामने वाला आदमी नहीं है तो दीवार में फेंको, बॉल कैच करो. यूज अस एज अ वॉल टू बाउंस ऑफ आइडियाज. हो लाइट क्यों नहीं आ रही? इट्स गेटिंग ऑकवर्ड नाउ. लाइट आ जा भाई. I have been listening to this song. It's a good song. अभी सुनाता हूँ, रुको तुम्हें. चलो हो गया. नहीं सुनने दे रहा मैं तो, सुनने ही नहीं दूंगा तुम्हें. हाँ क्या है, आओ जब तक देखते हैं कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पे तो करें. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ही रह रहा. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या कहता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है कि भैया आपने कितनी CO2 छोड़ी और कितना आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है? ओके. कार्बोहाइड्रेट आप यूज़ करते हो तो आप एक CO2 अंदर लेते हो और एक CO2 आप छोड़ोगे और एक CO2 आप एक ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे. कार्बोहाइड्रेट जब यूज़ करते हो तो, ठीक है? जब कार्बोहाइड्रेट बर्न कर रहे होते हो. जब फैट यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो? फैट यूज़ करते समय आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करते हो, बहुत जल्दी जल्दी हाफते हो. मोटे लोग शायद इसलिए मैं भी हाफते हूँ, क्या पता भाई, कुछ भी मुझे नहीं पता यार, सॉरी. ट्रिपालमिटिन, ट्रिलपालमितिन, नील मील मितिन मुकेश. क्या है यार ये, क्या है यार ये. अच्छा तो 0.7 का प्रोटीन का 0.9 है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है? और then often more than one respiratory substrates are often pure protein or fats. Never use a respiratory substrate, ठीक है? जो भी है, मेरे को क्या. प्रोटीन का है 0.9 और इसका 0.7 है. ओके ठीक है, यानी कि ये 10 ऑक्सीजन लेगा और 7 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा. मुंह से सांस मत लो गाइस, मुंह से सांस मत लो. दिस इज अ PSA. एक्टिव होना पड़ेगा भाई, एक्टिव. In the middle of the night to be. क्या करूँ क्या करूँ, लाइट क्यों नहीं आ रही? ऐसा कभी होता नहीं है यार. मेरी सेल्स पिच कैसी लगी आप लोगों को? I'll sell you a pen. I'll sell you a penthouse. तुम लोग वीडियोस क्यों नहीं देखते यार? मैं अच्छा थोड़ा लगता है, मैं इतना मेहनत करता हूँ. मेहनत खैर होती है यार, ऐसा मत बोलो, ठीक है? मेहनत होती है. And then you guys don't even watch them. I don't like it. I feel bad. अच्छा हाँ, इंट्रो वीडियो. आई एम ट्राइंग भाई, आई एम ट्राइंग यार. मेरे को जाना पड़ता है कॉलेज एंड आई मूव्ड आउट, फिर मेरे को वापस मूव इन करना पड़ता है, तो इट बिकम्स हेक्टिक. अच्छा, और कई बार ना तुम्हारे कमेंट्स दिखते नहीं है, वो छुप जाते हैं फॉर सम रीज़न. तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिखते मुझे, ऐसा है. बिना मजाक के, नॉट इवन किडिंग. वाई इट इज़ फीलिंग लाइक इट्स टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. हो गया, कनेक्ट हो गया भाई. ओके थैंक यू. आ गया. प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है और डीएमिनेशन से पहले वो अमीनो एसिड बनता है, और फिर वो पाथवे में कहाँ आता है, रास्ते में किधर आते हैं? वो आते हैं पायरोवेट जैसे, पायरोवेट में आता है वो. अच्छा, कैसे भी आ सकते हैं? अच्छा, कहाँ लिखा है ऐसा? प्रोटीन वाली बात कहाँ लिखी है? विद इन क्रेब्स साइकिल में कहीं आएंगे, किसी भी स्टेज पे पायरोवेट बन जाएंगे और अच्छा तीनों बन सकते हैं, ठीक है भाई, माय बैड. ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और फैट मेटाबॉलिज्म में लिंक क्या है?
फैट मेटाबॉलिज्म, फैट टूटता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, तब वो रेस्पिरेटरी साइकिल में आता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस का जो आखिरी चीज़ होती है वो भी यही होता है, अब क्रेब्स साइकिल की पहली चीज़ भी यही होती है, तो आई विल गो विद दिस। सही बात है। फाइनल पाथवे, व्हाट इज द फाइनल पाथवे फॉलोड बाय ऑल कार्बन एटम जिराफॉर्म कार्बन। लास्ट चीज़ क्या करते हैं ये लोग, लास्ट सब सारे के सारे ना क्रेब्स साइकिल से ख़त्म कर देते हैं। केल्विन साइकिल में भूल गया यार क्या थी, अच्छा नहीं याद है, थोड़ी बहुत याद है मेरे को। RQ ऑफ 4 1 1.7 अकर इन द केस ऑफ 1 तो देखो कार्बोहाइड्रेट में होता है, और 0.7 होता है ट्रिपाइलमिटिन में, कार्बोहाइड्रेट और ट्रिपाइलमिटिन। तो मैलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, ये मुझे नहीं पता, लेट्स गो विद मैलिक एसिड। ठीक है भाई, RQ होगा भाई, रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा ऑक्जेलिक एसिड का 4, मतलब ये एक ऑक्सीजन लेता है, एक ऑक्सीजन लेगा और उससे, और जब सांस छोड़ेगा, सांस लेते समय एक ऑक्सीजन लेगा, सांस छोड़ेगा तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड देगा ये। सोच रहे हो, डैम भाई तो गलत बात है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला बताओ, कितना का छोड़ रहा है वो, कितनी लंबी सांस ले रहा है अपॉन कितनी लंबी सांस छोड़ रहा है, लंबी गहरी की बात है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कब यूज़ करते हैं, जब आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही गायब हो जाए, तब लास्ट में एकदम प्रोटीन यूज़ किया जाता है। एक्यूरेसी देखो जरा, अबे नीट क्वीन सीमा कहाँ है, उससे 1% ज़्यादा एक्यूरेसी है ये मेरी, 1% से ज़्यादा ही है शायद, वो 73 थी लास्ट टाइम। खैर ये चैप्टर हमने कर लिया है, अच्छा चैप्टर है, अगली बार नीट क्वीन सीमा होगी, ज़्यादा हेल्प करेगी, शी इज़ मच मच बेटर एट दिस देन आई एम। ठीक है, ये सीमा नीट क्वीन जो भी उनका नाम है, ठीक है। PYQs वाली वीडियो ले आएंगे, ये हमने रिवाइज़ किया, अब हम ये थोड़ा रिविजन वाला हमारा आर्क चल रहा है, ठीक है। और गिव मी सम फीडबैक, टॉक टू मी, आई कैन गिव यू इंडिविजुअली केटेड, आई डोंट केयर भाई, गाली दो मुझे बट बात करो मेरे से, फीडबैक दो। लोग कहते हैं कुछ समझ में नहीं आया, बट मैंने पूछा एक लड़की से, उसे कहती कुछ समझ में नहीं आया, मैंने क्या हुआ, अच्छा बताओ तो क्या समझ में नहीं आया, अगली बार समझा दूंगा, नहीं बताया मेरे को कट्टी, ओके बाय बाय। अच्छा रुको, नीट क्वीन से का फ़ोन आया, बात कर, बाय, लेट एक सेकंड में से बेस्ट ऑफ लक बोलने दो। हेलो हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? कॉल होल्ड पे डाल दिया, चलो छोड़ो, आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। मुझे नहीं पता ना वो कब तक रही आएंगी, कब आएंगी नहीं आएंगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनकी तरफ से मैं बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। बाय बाय, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, बेस्ट ऑफ लक।